तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड मॉड्यूल अकाउंटिंग रिस्क ऑडिट। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो चीज़ नहीं समझ में आए मुझे अलग से पूछ सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। तो सबसे पहला जो अपन बात करते हैं वो ये आता है कि इनकरेक्ट डेटर्स और क्रेडिटर्स बैलेंस। ये मोस्टली कब होता है कि जब आपके बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही है। प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि बिजनेस में क्रेडिटर डेटर कितने। मोस्टली आपको पता होगा बट वो बुक्स में नहीं शो रहे होंगे। सपोज करो कि आपने ABC से कुछ परचेज़ किया, BB से आपने कुछ परचेज़ किया एंड देन आपने उसको पेमेंट आपने उसको कैश में कर दिया है, फिर आपने किसी और से सेटअप करा दिया है, फिर आपने पर्सनल अकाउंट से पे कर दिया, बट यहाँ पे शो होता रहेगा। ये तो एक छोटी सी बात होगी। इसको आप कंसोलिडेट करोगे तो जैसे बहुत सारे पेमेंट और क्रेडिटर डेटर में जिसका पैसा आ गया आपको पता ही नहीं डेटर्स का, कस्टमर का, और वो आपके बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मेरा क्लाइंट है, उनका काम है सिल्वर का। वो कहता है कि सर हमारा मार्जिन इतना होता है 3% 4%। अगर एक भी बिल रह गया, और सिल्वर की कॉस्ट आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा हो रही है, तो बोलते हैं सर हमारा अगर एक भी बिल ऊपर नीचे अगर मैनेज होने से गया तो हमारे पूरे साल का प्रॉफिट चल जाता है उस क्लाइंट से, पूरे साल का। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है अकाउंटिंग। तो इस चीज़ में आपको उसका ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो कि कस्टमर का बैलेंस आपको दिख रहा है बट एक्चुअल में नहीं है, और क्रेडिटर का बैलेंस, और कल को सपोज वो नहीं पे करे तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। वो आपके आपके P&L से करना पड़ेगा सेटअप, तो उस पर इनकम टैक्स लगता है उस पर। ये बात कोई नहीं बताएगा बट ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रॉपरली देखें कि उसमें कोई अननेसेसरी डेटर्स, अननेसेसरी क्रेडिटर या कोई लोन या कोई सस्पेंस तो नहीं है उसमें। उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वही सेम इसमें होता है P&L में, कि आपके कोई भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं जो कि एक्चुअल में है भी नहीं है, बट जैसे बिकॉज की किसी से एंट्री करी थी, आपने किसी से उधार लिया था वापस दिया था, तो एक बार तो उसको इनकम बुक कर लिया, सेकंड टाइम उसको एक्सपेंसेस बुक कर लिया। वो नहीं होना चाहिए। P&L प्रॉपर आपके जो अब मेरे पास ही कभी क्लाइंट आए थे नए ई-कॉमर्स के, उनका टर्नओवर कुछ था 19 लाख, उनका प्रॉफिट आ रहा था 12 लाख का। वो कह रहे थे सर हमारा इतना प्रॉफिट होता तो हम आपके पास में क्यों आते, एग्जाम्पल के लिए। बट उनका एक्चुअल प्रॉफिट था उनका 3 to 4 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ये कह रहा है कि सर हमारा ये है, बट उनके जो प्रीवियस कंसल्टेंट उनको ये दिया। मैंने बोला कि आप बताओ ये सही है कि नहीं। बोला कि नहीं सर। फिर उन्होंने देखा तो कुछ उसमें परचेजेस इंक्लूड नहीं थी, कुछ एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं थे, और मतलब कहीं पे उधारी रख रखी है बट एक्सपेंसेस बुक करने हैं वो नहीं कर रखे। तो काफ़ी 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 देखो, इतनी छोटी सी चीज़ से आपको जो अननेसेसरी जो है भी नहीं वो आपको लगेगा। तो इस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। केस 3 अकाउंटिंग। ये क्या होता है कि आपके बुक्स में तो आपके बढ़िया दिख रहा है, आपके सेल परचेज सब कुछ रिकॉर्ड है, बट वो GST पोर्टल से मैच ही नहीं हो रहा। वहाँ पे अलग राम कथा चल रही है, इनकम टैक्स पोर्टल में और ही अलग चल रही है जहाँ पे ऑडिट होती है। जब तक ये तीनों चीज़ें मैच नहीं होगी ना, अकाउंटिंग, GST और इनकम टैक्स, जब तक कुछ भी नहीं होगा। जो अकाउंटिंग में वही GST में जानी चाहिए, वही इनकम टैक्स। ये आप चेक नहीं कर सकते, बट आप सरप्राइज टेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी महीने में आपको लगा कि यार बिल चेक करना चाहिए, तो वो आप चेक कीजिए, तो उससे एक आपको आइडिया लगे। आप सरप्राइज चेक होता है उसमें थोड़ा सा समझ में आता है। ये ESI-PF की एप्लीकेबिलिटी, बहुत बार अपनी कंपनी पे ESI-PF की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है, अपने 8-9 एम्प्लॉय से ऊपर हो जाता है, बट अपन फॉलो ही नहीं करते हैं। और कल को कोई भी इनके डिपार्टमेंट से कुछ भी क्वेरी आ गई या फिर ऑडिट आ गई, तो इसमें अच्छी खासी फीस लग जाती है, हेवी पे लगती है। तो अगर आपकी ESI-PF आपका एप्लीकेबल है तो उसका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और उसकी भी रिटर्न टाइमली आप लिए 15 डेट ऑफ द फॉलोइंग मंथ होती है उसकी डेट। और सपोज करो कोई प्रोडक्ट पे GST रेट था 18%, बट आप उससे 5% ही लगा रहे हो उस पर, तो वो भी काफ़ी बड़ा एक इशू है। क्योंकि जब 2 साल 3 साल 4 साल बाद में अगर GST ऑफिसर को पता लगा, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर 12% मतलब 18 बीच का जो गैप है आपके 13% टैक्स लेगा, और उसके साथ इंटरेस्ट भी लेगा उसका। अगर ये प्रॉपरली आपने अगर GST रेट आप प्रॉपरली चाहे डबल चेक करके फिर ही आप यूज़ किया आपके बिजनेस में। सपोज करो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि उसकी लाइफ को इन्हेंस करती है, और वही आपने रेवेन्यू में चार्ज कर लिया, तो उसकी वजह से आपको प्रॉफिट बहुत ही कम दिखेगा। तो उस चीज़ के लिए भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, तभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग दिखेगा।
ये भी ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि ऊपर ऊपर से तो बुक्स बहुत प्रॉपर दिखती है कि आपके प्रॉफिट इतना, सेल इतनी, परचेज इतनी, बट जो उसके अंदर की जो चीज़ें आती है, जो मेन जो होती है कि आपका प्रॉफिट है या नहीं है, आपके बाहर से तो बुक्स दिख रही हैं आपको प्रॉपर, बट इन डेप्थ जाते तो प्रॉपर नरेशन नहीं है उनके। परचेज डायरेक्टली पेमेंट किया, आपने कोई एक्सपेंसेस किया तो वो डायरेक्टली बैंक टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसका कोई बीच की जो इंटरमीडिएटरी पार्टी है उसका नाम नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें बहुत बड़ी दिक्कत कर जाती है, क्योंकि कल को आप कुछ भी चेक करना, मतलब प्रॉपर एक ऊपर ऊपर से तो सही कर रखी है उन्होंने, एक ढांचा, एक मतलब एक स्ट्रक्चर तो बना रखा है, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं, तो वैसा ना हो आपके अकाउंटिंग के लिए, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह की, बैंक से डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री कर ली, बाईपास कर लिया अकाउंटिंग कंट्रोल को, तो उसमें को पता ही नहीं लगेगा आपने पेमेंट किसको किया, किस चीज़ का किया वो पता लग जाएगा, बट किस को किया वो पता नहीं लगेगा, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी तो डबल एंट्री सिस्टम होता है, वो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ आपके लिए। तो ये कुछ थे पॉइंट जो अकाउंटिंग में आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट ऑन एंड ऑन आपको अगर ये आप ध्यान में रख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा आपके बिजनेस का।